नमस्ते। आज हम राजनीति विज्ञान के दूसरी पुस्तक के अध्याय भारत के विदेश संबंध इसको पढ़ेंगे। भारत के विदेश संबंध में आप मुख्य रूप से भारतीय विदेश नीति के संबंध में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति को समझने से पहले हमें विदेश नीति को जानना जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि विश्व का कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक देश किसी न किसी कारण से किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर निर्भर रहता है, अर्थात उसे किसी अन्य देश की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में आप देखते हैं कि विश्व में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी मौजूद हैं। तो कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो नीति बनाता है उसे ही विदेश नीति कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत को विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि प्राप्त हुई, अर्थात विश्व का जो माहौल था वहाँ महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था। तो ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। यदि देश सुरक्षित है तो वह अन्य गतिविधियों को अच्छे से संचालित कर पाता है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की निर्णायक भूमिका रही। नेहरू जी प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। अतः प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 1946 से 64 तक भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। अतः इसके लिए भारत ने अपनी विदेश नीति में कूटनीतिकता के तत्व को शामिल किया। अब चलते हैं हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज हम जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन पे थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर से संबंधित जो अन्य बिंदु हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। अफ्रो एशियाई समझौता कब और कहाँ हुआ? ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो अफ्रो एशियाई समझौता, इसमें एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हुए थे। इसे अफ्रो एशियाई समझौता कहा जाता है। ये 1955 में इंडोनेशिया का शहर है बांडुग, वहाँ हुआ था। इसको बांडुग सम्मेलन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि बांडुग सम्मेलन कब हुआ था? तो 1955 में। 1954 में भारत और चीन के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया। 1965 की भारत पाक युद्ध के समय किस देश ने मध्यस्थता की? 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ ने अपने शहर ताशकंद में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया था और उनके मध्य समझौता कराने का प्रयास किया था। 1999 में कारगिल संघर्ष के समय भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण किया था और इस संघर्ष को कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। कारगिल संघर्ष में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस ऑपरेशन के बाद भारत को जीत हासिल हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है, सही जोड़ियों में, खालिस्तान में। इसको बहुत अच्छे से याद रखें। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया? आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम इस चैप्टर के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता का क्या आशय है? गुटनिरपेक्षता का यदि बहुत कम शब्दों में, सरल शब्दों में अर्थ देखें तो किसी भी शक्ति गुट में शामिल ना होना ही
गुटनिरपेक्षता है। आपको जो फर्स्ट बुक थी उसमें सोवियत संघ के विघटन टॉपिक में ये बताया गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद विश्व में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, और शीत युद्ध के दौर में दो महाशक्तियाँ अस्तित्व में थीं, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से जो राष्ट्र थे, किसी न किसी देश के उपनिवेश थे, वो भी धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। तो जब वो स्वतंत्र हो रहे थे तो उनके समक्ष दो रास्ते थे कि या तो वो अमेरिकी समूह में अपने आप को शामिल कर लें या फिर सोवियत समूह में शामिल कर लें। तो जैसे देश स्वतंत्र होते जाते थे वो अपने आप को या तो अमेरिकी समूह में शामिल कर लेते थे या सोवियत समूह में। लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो ना तो अमेरिकी समूह का हिस्सा बनना चाहते थे और ना ही सोवियत संघ समूह का हिस्सा बनना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने आप के लिए एक तीसरा रास्ता चुना, जो था इन शक्ति गुटों से अलग रहने का रास्ता। तो इन शक्ति गुटों से अलग रहने की जो नीति थी उसे ही गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुआ? 1965 में भारत और पाक के मध्य युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खां के मध्य समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद 10 जनवरी की मध्यरात्रि को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी। सिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ? ये जो समझौता है भारत पाक युद्ध 1971 के पश्चात हुआ था। सिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। ये दो समझौते में से कोई एक न एक समझौता जरूर पूछा जाता है, अतः इसको याद रखें। 1965 के युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता, 1971 के युद्ध के बाद 1972 में सिमला समझौता। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि भारत मानता है कि ये जो संधि है विभेदकारी है, भेदभावपूर्ण है। वैसे आप सभी जानते हैं कि भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक है, और जो भी परमाणु शस्त्रों की रोक संबंधी संधि होती है, समझौते होते हैं, भारत उनका हमेशा समर्थन करता है। किंतु ये जो संधि थी ये विभेदकारी थी, इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न है, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? वहाँ मैंने अपने शब्दों में ज़रा सरल तरीके से आप लोगों को बताया था कि विदेश नीति क्या होती है। यहाँ थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र जिन नीतियों को अपनाता है उन्हें सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। इस चीज़ को अब किन के साथ में संबंध? तो अन्य देशों के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्व कौन से हैं? कोई भी देश है जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है तो के लिए कोई ना कोई तत्व निर्धारक के रूप में भूमिका निभाते हैं। जब भारतीय विदेश नीति का निर्माण हुआ तो उसके लिए भी काफ़ी तत्वों ने प्रभावित किया। इनमें से यहाँ कुछ तत्वों का मैंने लिखा हुआ है। जैसे पहला तत्व है भौगोलिक संरचना। भारत की जो भौगोलिक संरचना है वो दक्षिण एशिया में केंद्रीय है। इसके आसपास कई देश सीमाओं को शेयर करते हैं। तो भारत की विदेश नीति में ये मुख्य तत्व है कि भारत अपने भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखें और अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रयास करें, क्योंकि भारत की जो सीमाएं हैं वो कई देशों के साथ में है। मैत्रीपूर्ण संबंध ये देशों के साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वह भारत हमेशा प्रयास करता है कि उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध रहें, किंतु यदि संबंध बिगड़ जाते हैं तो भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी भारत प्रयासरत रहता है।
अगला बिंदु है घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम अलग अलग भी स्पष्ट कर सकते थे। घरेलू वातावरण एक अलग चीज़ है और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एक अलग है। घरेलू वातावरण यदि भारत की स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो भारत का जो घरेलू वातावरण था इसमें गरीबी, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी और दंगे, इस प्रकार का माहौल बना हुआ था। अतः भारत की जो आंतरिक व्यवस्था देखी जाए तो वो समय अच्छी नहीं थी। अतः भारत का मुख्य उद्देश्य था कि भारत अपने देश की अंदर की जो समस्याएं हों उनके निराकरण में अपना ध्यान, समय और साधन खर्च करे। अतः भारत ने अपने घरेलू माहौल को देखते हुए यह निर्णय लिया कि वह महाशक्तियों की जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, महाशक्तियों की जो तनातनी चल रही थी, उससे अपने आप को पृथक रहे। अतः उसके घरेलू वातावरण ने भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने पर जोर दिया। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस दौर में भारत शीत युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए यही उचित लगा कि वह दोनों शक्तियों से समान दूरी रखे और किसी भी एक शक्ति में शामिल ना हो। इसी में भारत का हित है। अगला है ऐतिहासिक अनुभव एवं संस्कृति। भारत के ऐतिहासिक अनुभव ने भी भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत क्योंकि अंग्रेजों का उपनिवेश देश रहा है, अतः वह उपनिवेश के जो समस्याएं हैं उनको समझता है। अतः भारत हमेशा से ही इस बात का पक्षधर रहा है कि कोई भी राष्ट्र यदि किसी अन्य राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाता है अथवा साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है तो भारत ऐसे देश का विरोध करता है, तथा जो भी राष्ट्र साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के से मुक्त होने के लिए अपने आप संघर्ष करते हैं तो भारत ऐसे सभी राष्ट्रों को मदद देता है, उनकी सहायता करता है। भारत ने अपने साथ में रंग भेदभाव की नीति का भी अनुभव किया है। अतः भारत अपने विदेश नीति में रंग भेदभाव की नीति का भी विरोध करता है। ये भी उसके ऐतिहासिक अनुभव का ही परिणाम है। नेक्स्ट बिंदु है आर्थिक विकास। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही भारत ने अपने लिए ये उचित समझा कि वह दोनों ही महाशक्तियों से अपने लिए आर्थिक रूप से मदद प्राप्त करें। तो यदि वह किसी एक शक्ति गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे शक्ति गुट से उसे मदद नहीं मिलती। अतः भारत ने अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। विचारधाराएं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को उस देश की विचारधाराएं भी प्रभावित करती हैं। तो भारत में भी विदेश नीति में विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विचारधारा थी उसका स्पष्ट प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर देखने को मिल जाएगा। यदि आप बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं विषयों पर तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा थी वो भारतीय विदेश नीति में समाहित है। अगला प्रश्न है पंचशील समझौता कब और किसके मध्य हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 समझौतों में से कोई ना कोई समझौता पूछा जाएगा, चाहे शिमला समझौता, ताशकंद समझौता या पंचशील समझौता। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के मध्य हुआ। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि शिमला समझौता कब हुआ, ये अलग से पूछा जा सकता है। तो 1954 में किसके मध्य हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य। पंचशील के सिद्धांत क्या हैं। ये जो समझौता हुआ था उसमें कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। तो इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु थे जिनमें पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना। दोनों देश भारत और चीन एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे, मतलब इसमें फूट डालने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा अनाक्रमण, ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हस्तक्षेप की नीति, भारत और चीन एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा समानता और परस्पर लाभ, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करेंगे और दोनों के बीच परस्पर लाभ की नीति को बढ़ावा देंगे। अगला बिंदु है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।
शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अर्थात दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बनेंगे। तो इन 5 सिद्धांतों के आधार पर पंचशील का समझौता हुआ था। तो इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के 3 उद्देश्य लिखिए। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय विदेश नीति के में जो निर्णायक भूमिका निभाई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। तो नेहरू जी ने भारतीय विदेश नीति के 3 उद्देश्य बताए थे। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के कितने उद्देश्य बताए थे, कौन कौन से हैं। तो भारतीय विदेश नीति के नेहरू के अनुसार 3 उद्देश्य थे। पहला था संप्रभुता को बनाए रखना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने अपने स्वयं की संप्रभुता हासिल की थी। तो हमारा विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम अपनी संप्रभुता को बनाए रखें। दूसरा उद्देश्य था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा उद्देश्य था तेज रफ्तार से आर्थिक विकास को करना। तो इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय विदेश नीति का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत एवं विशेषताएं लिखिए। भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत एवं विशेषताएं निम्न हैं। जो सबसे पहली विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि भारत की विदेश नीति की जो पहले विशेषता है वह है गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण। भारत ने गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई थी अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए, तो यह इसकी पहली विशेषता है, गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण। दूसरा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, क्योंकि भारत ये मानता है कि वह उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, और हर मंच से भारत इस चीज़ का विरोध भी करता है। अगला, रंग भेद की नीति का विरोध। भारत रंग भेदभाव की नीति का भुक्तभोगी रहा है, अतः भारत नहीं चाहता कि किसी अन्य देश के साथ में रंग भेदभाव का व्यवहार किया जाए, तो वह इस नीति का विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था कि भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था है, अतः भारत स्वतंत्र होने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में आस्था होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति के लिए किए जाने वाले प्रत्येक प्रयास में भारत अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली जो विशेषता है भारतीय विदेश नीति की, वह है निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण का समर्थन, अर्थात भारत विश्व शांति का समर्थक है और वह चाहता है कि विश्व में निःशस्त्रीकरण की व्यवस्था लागू हो ताकि विश्व में शांति को स्थापित किया जा सके। तो निःशस्त्रीकरण संबंधी जो भी संधि समझौते होते हैं भारत उनका हमेशा समर्थन करता है। अगली विशेषता है सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। भारत चाहता है कि उसके विश्व में किसी भी देश के साथ में बैर या मतभेद न रहें, सभी के साथ में भारत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का हर संभव प्रयास करता है। तो ये जो आपने भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत देखे और भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व देखे, तो आप दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत ने किन विशेषताओं को किस निर्धारक तत्व के आधार पर स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारतीय परमाणु नीति की विशेषताएं लिखिए। भारत वैसे निःशस्त्रीकरण का समर्थक है। भारत चाहता है कि शस्त्रों का निर्माण या शस्त्रों की होड़ अनुचित है, अतः भारत निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है और शस्त्रों के निर्माण का विरोध करता है। किंतु जब भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत किस तरीके से शस्त्रों की होड़ का विरोध करता है और किन मामलों में शस्त्रों के निर्माण का समर्थन भी करता है। तो देखते हैं हम भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं। भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहता है। भारत की परमाणु नीति की जो पहली विशेषता है कि भारत, क्योंकि 1974 में और 1998 परमाणु परीक्षण कर चुका है और भारत एक परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र में गिना जाता है, किंतु भारत का उद्देश्य यह है कि वह अपने परमाणु शक्ति का जो प्रयोग करेगा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। अगला है, भारत कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले से नहीं करेगा। यदि उसके पास हथियार हैं तो वह किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कोई राष्ट्र उसके ऊपर हमला करता है तब
अपने बचाव के लिए वह इन शस्त्रों का प्रयोग करेगा। अगला है, भारत किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। जैसे कि NPT जो संधि थी, ये भेदभावपूर्ण संधि थी, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत अपनी न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगा। तो ये भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें से कोई भी 4 विशेषताएं आप याद कर लें और 4 विशेषताओं को लिख देंगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अगला जो इस चैप्टर का प्रश्न है वह है गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं। गुटनिरपेक्षता के विषय में मैंने बताया आपको कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गुटों से अलग रहना या गुटों से दूर रहना। ये गुटनिरपेक्षता की विशेषता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, तो देखते हैं। किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना, यह गुटनिरपेक्षता की पहली विशेषता है। दूसरा है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। जो भी राष्ट्र इस नीति को अपनाता है उसकी जो विदेश नीति रहती है वह स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर किसी शक्ति गुट का दबाव नहीं होता। तीसरी विशेषता है विश्व शांति और सहअस्तित्व में विश्वास। जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होते हैं वह विश्व शांति के समर्थक होते हैं और सहअस्तित्व में विश्वास रखते हैं। अगला है निशस्त्रीकरण में आस्था। जब भी गुटनिरपेक्ष समूह के राष्ट्र होते हैं वह निशस्त्रीकरण में आस्था रखते हैं, वे शस्त्रों की होड़ का विरोध करते हैं। तो ये 4 विशेषताएं हैं गुटनिरपेक्षता की नीति की। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई। भारत की विदेश नीति की जो पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है वह गुटनिरपेक्षता की नीति। तो भारत ने किन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस नीति को अपनाया। पहला, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन हेतु। भारत नहीं चाहता था, भारत ने एक लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ था, तो भारत नहीं चाहता था कि उसकी विदेश नीति का जो निर्धारण है वो किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा या किसी महाशक्ति के द्वारा किया जाए। भारत का सपना था कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन स्वयं करेगा। अतः इस सपने को साकार करने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अगला बिंदु है, भारत शीत युद्ध से दूर रहना चाहता था। भारत जानता था कि यदि वह शीत युद्ध का हिस्सा बन गया तो वह अपने देश के आर्थिक विकास, अपने देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो भारत ने अपने आप को शीत युद्ध से दूर रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु। देश की सुरक्षा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी उस समय, और भारत जानता था कि यदि वह किसी गुट में शामिल हो जाएगा तो वह उन महाशक्तियों के मध्य जो तनाव है या युद्ध है उसका हिस्सा बन जाएगा, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को ही उचित समझा और इसलिए उसने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अगला है, दोनों महाशक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी खराब थी, कमज़ोर थी। अतः भारत चाहता था कि उसे दोनों महाशक्तियों से आर्थिक मदद मिले, किंतु यदि वह गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं अपनाता और किसी एक समूह का हिस्सा बन जाता, एक शक्ति के गुट में शामिल हो जाता, तो उसे दूसरी शक्ति से आर्थिक मदद प्राप्त नहीं होती। और भारत चाहता था कि उसे दोनों महाशक्तियों से आर्थिक मदद प्राप्त हो। तो दोनों महाशक्तियों से आर्थिक मदद तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह किसी भी एक शक्ति का हिस्सा ना बनता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इस चैप्टर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि इनके उत्तर आप फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं और ये सब उत्तर आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। जैसे पहला है, भारत चीन के मध्य मतभेद के मुख्य कारण क्या थे। समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर में इनको पढ़ चुके हैं। समकालीन दक्षिण एशिया नहीं, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाले चैप्टर में भारत चीन के मध्य मतभेद के मुख्य कारणों को हम पढ़ चुके हैं, तो आपने वहाँ याद कर लिया होगा, तो यहाँ आपसे बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत पाक के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए। तो भारत पाक के मध्य 4 युद्ध हो चुके हैं। सबसे पहला 1948 में हुआ था, इसके बाद 1965 में, फिर 1971 में और फिर 1999 में। तो ये 4 युद्ध हुए थे, इन्हें आप याद रखेंगे। भारत पाक के मतभेद के मुख्य कारण
कौन कौन से हैं। तो भारत पाकिस्तान के मध्य मतभेद के आप सभी जानते हैं मुख्य कारण कश्मीर समस्या, आतंकवाद को बढ़ावा और सीमा विवाद। तो इन सारे बिंदुओं को आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो काफ़ी कम समय में इस चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास किया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। उम्मीद करती हूँ आपको इससे लाभ होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।